हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 16 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कैसे कहते हैं? विराम यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। विराम चिन्ह यानी जब हम अपनी बात बोलते हैं तो कुछ समय रुकते हैं फिर बोलते हैं। इन्हीं चिन्हों को जब ये रुकना होता है, इन्हीं चिन्हों को यदि हम लिखित रूप दें तो ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। कई तरीके के विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, कोष्टक, बहुत सारे। आइए इन्हें पढ़ते हैं। विराम चिन्ह यानी विराम प्लस चिन्ह, यानी विराम के लिए एक निश्चित किए गए चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। चिन्ह का अर्थ है संकेत, यानी रुकने के लिए लगाए गए संकेतों को विराम चिन्ह कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम अपने मन की बात को या अपने भावों को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बीच बीच में अनेक बार रुकते हैं। बोलते समय इस प्रकार दो रुकने की प्रक्रिया को लिखित रूप से स्पष्ट करने हेतु कुछ चिन्ह प्रयोग में लिए जाते हैं। ये संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें रुकना ही विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह के प्रयोग द्वारा भाषा का भाव प्रकट होता है। वाक्य बोलते समय भी हमारे बोलने का ढंग विराम चिन्ह पर ही निर्भर करता है। रुको मत खाओ, यानी रुको मत के बाद में क्या है? एक चिन्ह, विराम चिन्ह। रुको मत खाओ। विराम चिन्ह के प्रयोग से दोनों वाक्यों के अर्थ में बदलाव आ गया। इसका मतलब है आप बिना रुके खाते जाओ, और इसका अर्थ है रुक जाओ मत खाओ, ये चीज मत खाओ। इस प्रकार पहले वाक्य में विराम चिन्ह रुको मत के पश्चात लगा है, इसका मतलब हुआ रुको नहीं, तुम लगातार खाते जाओ। दूसरे वाक्य में रुको के बाद में विराम चिन्ह लगा है, जिसका अर्थ है रुक जाओ खाओ नहीं। स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा के भावों में बदलाव आ जाता है। भावों की उचित अभिव्यक्ति के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह विराम चिन्ह कहलाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि भाषा में विराम चिन्ह को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह विराम चिन्ह कहलाता है। विराम चिन्ह में यहाँ पर हमें 8-9 विराम चिन्ह बताए जाएंगे। पहला है हमारा अल्प विराम, जो इस तरीके से लगाया जाता है। दूसरा है अर्ध विराम, ये इस तरीके से लगाया जाता है। तीसरा है पूर्ण विराम, जो इस तरीके से लगाया जाता है। चौथा है प्रश्न चिन्ह, जो प्रश्न सूचक शब्दों में इसकी तरह लगाया जाता है। विस्मय चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाएगा। योजक चिन्ह, उसका चिन्ह ये है। उद्धरण चिन्ह, एकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, तथा लाघव चिन्ह आखिरी। यानी 9 चिन्हों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहला है हमारा अल्प विराम यानी कोमा। वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नमिता बहुत मेहनती, बुद्धिमान और समय की पाबंद लड़की है। तो यहाँ पर मेहनती और बुद्धिमान के बीच में हमने क्या किया? अल्प विराम का प्रयोग किया। दूसरा है हमारा अर्ध विराम यानी आधा विराम, जिसे हम कह सकते हैं। अल्प विराम से ज्यादा समय पर यदि हमें रुकना होता है तो हमें अर्ध विराम का प्रयोग करना पड़ता है। पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अकेले ही जा रहा था लेकिन सुर भी मिल गई। या फिर दूसरा उदाहरण है दादी माँ सो गई है, अब शोर मत मचाओ। यहाँ पर है के बाद तथा था के बाद में थोड़ा ज्यादा रुकना था, इसी वजह से हमने अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया। तीसरा है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम खड़ी पाई के रूप में भी लगाते हैं, जिसे खड़ी पाई भी कहते हैं। ये इस तरीके से लगाया जाता है। जब हमारा वाक्य संपूर्ण हो जाता है या समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम सो रहा है, गीता कल जाएगी। इसके पीछे हमने पूर्ण विराम का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाक्य पूरा समाप्त हो चुका है।
चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इस तरीके से लगाया जाता है जब वाक्य में हमें पढ़कर ये पता चले कि वाक्य कैसा है, प्रश्न सूचक वाक्य है, तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे क्या तुम कल जाओगे? खाना खा लिया या नहीं? ये सभी क्या है? प्रश्न सूचक वाक्य है। इसके पीछे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। पांचवा है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। ये इस तरीके से लगाया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग अपने मन के भाव, चाहे हर्ष, दुख, सुख, शोक, घृणा, नफरत को प्रस्तुत करें, उनके लिए लगाया जाता है। जैसे हे राम तूने यह क्या किया? हे राम के बाद में हमने विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। छी, यहाँ कितनी गंदगी है? छी के बाद में हमने विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया, यानी अपने भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छठा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह भाषा में निर्देश देने के लिए जो या उदाहरणों को बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह निर्देशक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा के 3 प्रकार है के बाद में हमने क्या किया? निर्देशक चिन्ह को लगाया और उसके बाद में बताया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा समुदायवाचक या भाववाचक। ये सब क्या है? संज्ञा के प्रकार। सातवां है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। योजक का अर्थ है जोड़ना, यानी जैसे कि जैसे तैसे, यहाँ वहां, आज कल, राम श्याम, इन सभी के बीच में क्या है? योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ताकि ये आपस में जुड़े रहें। दो शब्द के अंतर्गत कुछ संबंध अथवा विभक्ति लोप के तौर पर इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह से यह छोटा होता है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। जैसे कि सविता को हलवा पूरी पसंद है, तो हलवा और पूरी के बीच में क्या है? योजक चिन्ह। आठवां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी विशेष व्यक्ति, पुस्तक, पाठ के नाम के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद का पाठ नमक का दरोगा, तो नमक के दरोगे के बीच में क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? इकहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहकर पुकारते थे, तो चाचा के ऊपर क्या आया? इकहरा उद्धरण चिन्ह। दूसरा है हमारा इसका भाग खंड का दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कही गई बात को हूबहू लिखने के लिए किया जाता है, वह दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिससे जो बात किसी के द्वारा कही गई हो उस बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान किसमें आया? दोहरे उद्धरण चिन्ह में। नम्मा है आखिरी लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी को संक्षिप्तीकरण के लिए किया जाता है। आजकल डॉक्टर के आगे जैसे डॉक लिखकर और उसके आगे लाघव चिन्ह यानी संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। तो लाघव चिन्ह का मुख्य कार्य क्या है? संक्षिप्तीकरण। किसी शब्द को पूरा न लिखकर संक्षेप में सूचित करने के लिए अक्षर के साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता। जैसे कि पंडित के आगे प लिखकर लाघव चिन्ह लगा देना, तो पंडित का शॉर्ट फॉर्म हो गया। डॉक्टर के आगे डॉ लिखकर लाघव चिन्ह लगा देना, तो क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म। इस लाघव चिन्ह के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। अब आता है महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। विराम के लिए प्रयुक्त संकेत ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार हैं अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह तथा लाघव चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के 2 भेद हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ हमारा ये पाठ विराम चिन्ह समाप्त होता है।
मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भनिका के रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।